हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब तक हमने अपना मेजर पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर। ये जो पार्ट है इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो इनको करेंगे हम। और फिर जैसे कि सिलेबस में एग्जैक्टली ऐसे करके लिखा नहीं है कि हीट इंजन से क्वेश्चन आएगा या रेफ्रिजरेटर से आएगा, बट ऐसे लिखा है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आएगा। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहीं ना वो बताता ही हीट इंजन के बारे में है और रेफ्रिजरेटर के बारे में है। तो अगर आप हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर नहीं पढ़ेंगे तो फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले हम उन दोनों को पढ़ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। ओके, तो क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जितना मैं बताऊंगी उतना ही अगर तुम अपने दिमाग में रख लेते हो ना, दैट इज मोर देन इनफ, तुम्हारे आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट इंजन की। तो हीट इंजन है क्या? हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है। तो हम हीट इंजन के बारे में लिखेंगे द डिवाइस which converts heat energy into वर्क। ठीक है, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है। अब ऐसा नहीं होता कि हीट एनर्जी सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे कहीं से हीट उठाई और हीट को सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकती है वर्क, या फिर हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हीट सारी की सारी ली और कहीं से फिर वो पूरी मैकेनिकल एनर्जी में। ऐसे समझो, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप एक जगह से हीट दे रहे हो, एक जगह से हाई टेम्परेचर की हीट जा रही है, और फिर उससे कोई भी पंखा घूम रहा है, कोई भी मोशन नहीं, मतलब कोई भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है। ठीक है ना, तो हीट को अगर आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। अब बात ये आती है कि सारी की सारी नहीं कन्वर्ट होती है, वो क्या होता है फिर देखते हैं पहले। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा वर्किंग सिस्टम हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये मेरा क्या हो गया, वर्किंग सिस्टम। ठीक, तो और यहाँ पर मेरे पास है एक सोर्स, क्योंकि सोर्स क्या लेंगे, जहां से हमारे पास भाई हीट का सोर्स भी तो होगा, कोई ना कोई सोर्स होगा जहां से हम हीट लेंगे। और फिर एक बनाते हैं हम सिंक। जैसे कि मैंने कहा कि सारा का सारा सोर्स से ली गई हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, तो कुछ जो हीट है वो सिंक में चली जाती है, मतलब कुछ वेस्ट भी हो जाती है, लो टेम्परेचर पे चली जाती है। तो क्या होता है कि सोर्स से आपने हाई टेम्परेचर से हीट ली, और मैंने कहा कि भाई ये क्यू एच से रिप्रेजेंट कर दी, तो हाई टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, तो टी एच से शो कर दिया मैंने। ठीक है, टी एच इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, जहां से हाई टेम्परेचर है इसका, और यहाँ से आपने हाई टेम्परेचर था इस सोर्स का, और उससे हीट ली क्यू एच। और फिर क्या किया इस वर्किंग सिस्टम, इस हीट इंजन ने क्या किया, इस हीट इंजन ने इसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सारी की सारी हीट जो होगी वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। यानी कि ये जो तुमने हाई टेम्परेचर वाले सोर्स से हीट ली थी, वो सारी हीट इस वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। कुछ अमाउंट जो होगा वो सिंक में भी चला जाएगा, मतलब कुछ अमाउंट वेस्ट भी तो होता है, कुछ अमाउंट क्या होगा, कुछ अमाउंट वेस्ट हो जाएगा। क्यू एल मतलब लो टेम्परेचर, ये इसका टेम्परेचर लो है, तो जो लो टेम्परेचर पे सिंक जो है वो हमेशा लो टेम्परेचर पे रहती है, सोर्स जो है वो बड़ा टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है, समझ गए इस बात को? फिर से समझाती हूँ। ये वर्किंग सिस्टम है, यानी कि यही हमारा क्या है, हीट इंजन है। इसने क्या किया, हाई टेम्परेचर वाले सोर्स से हीट एनर्जी ले ली, तो ऑब्वियसली हीट लेगा कहाँ से, जहां पे हाई टेम्परेचर है वहां से हीट एनर्जी ले ली, कितनी ली, क्यू एच ले ली। ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया, उसमें से कुछ पार्ट कन्वर्ट कर दिया वर्क में। ठीक है, वर्क को मैं यहाँ पे डब्ल्यू से शो कर देती हूँ। तो और उसके बाद क्या हुआ कि क्यूएल जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो कि वेस्ट हो गई, जो कि सिंक में चली गई। ठीक है, इस तरह से हम कह देंगे, तो हम कह सकते हैं क्यू एच इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू एल। ठीक है, एक तो तुम ये वाली चीज भी ध्यान रख सकते हो। अब इसमें तुम्हें मेन जो बात पढ़नी होती है वो ये पढ़नी होती है इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन क्या होगा, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से।
अब एक बात बताओ, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? बेसिक बेसिक आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना? कितना आउटपुट हमें मिला, कितना इनपुट देने पर, ठीक है? तो आउटपुट अपॉन इनपुट। तुम एक बात बताओ, इस हीट इंजन से तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या काम है, क्या काम कर रहा है ये हीट इंजन? वर्क, वर्क ये है वर्क। तो यानी कि डन बाई वर्क डन बाई हीट इंजन, हीट इंजन से जो वर्क किया गया है वो वर्क डन अपॉन, ये तो आउटपुट हो गया अपना, अपॉन, अपॉन में क्या आएगा? इनपुट, इनपुट में क्या दिया तुमने? इनपुट में ये हाई टेम्परेचर वाली जो एनर्जी थी वो दी। तो यानी कि हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स, ठीक है? सोर्स से जो हीट एब्जॉर्ब करी गई थी। तो यानी कि ईटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू एच। हम जानते हैं क्यू एच, अब ये क्यू एच लिख लिया, लेकिन डब्ल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कई बार करते हैं, क्यू एच माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच भी लिख सकते हैं, ठीक है? अभी ये थोड़ा सा मेरे पीछे चला जाएगा, समझ लेना। हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच, ठीक है? तो ये तीन फॉर्मूले बन जाते हैं, जो कि तीन मतलब एक ही फॉर्मूला है, जो कि अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, ठीक है? ये इसको इसी फॉर्मेट में लिख दिया है, क्यू एच अपॉन क्यू एच से 1 आ गया, क्यू एल अपॉन क्यू एच से क्यू एल आ गया, ठीक है? ये चीज हो गई। अगर आइडियल मानू मैं इसे, फॉर आइडियल कंडीशन, जो कि होती नहीं है हमेशा और रियल में तो हो नहीं सकती, तो पर मानने के लिए, इफ फॉर आइडियल हीट इंजन, जो कि होता नहीं है, आइडियल हीट इंजन वाली चीज, जो कि थ्योरेटिकली आइडियल हीट इंजन को ही हम कार्नोट इंजन कहते हैं। ये बात मेरी वर्ड्स को ध्यान रखना कि हीट इंजन जो है नॉर्मली जो हमारी प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं तब होता है, लेकिन आइडियल कंडीशन में कहें, आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है? कि जितनी हीट तुम ले रहे हो वो सारी की सारी डब्ल्यू में चल कन्वर्ट हो जाए, मतलब कुछ भी क्यूएल ना हो, मतलब कुछ भी एनर्जी वेस्ट ना हो, यानी कि क्यूएल जीरो हो जाए। क्यूएल जीरो हो गया तो यानी कि क्यू एच से क्यू एच कट गया, तो यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? ईटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ईटा 1 के बराबर हो जाएगा, इफिशियंसी 100% हो जाएगी, ठीक है? तो बट ऐसा होता नहीं है फॉर आइडियल हीट इंजन, बट रियल में नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या फिर ऐसी कंडीशन के लिए सिर्फ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आइडियल हीट इंजन के केस में क्या होता है? क्यू एल अपॉन क्यू एच जो है वो टी एल अपॉन टी एच के बराबर होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। मतलब ये है कि कई बार जब क्वेश्चंस आएंगे तो उस क्वेश्चन में क्यू एल की जगह पे टी एल, क्यू एच की जगह पे टी एच, मतलब ये वाले फॉर्मेट तुम लगा सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक एन इंजन हैज इफिशियंसी 1/6, ठीक है? व्हेन द टेम्परेचर, अच्छा ये देखो लिख लेते हैं इसको साथ के साथ, इफिशियंसी क्या दे रखी है? 1/6। अब क्या हो रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री, 62 डिग्री से टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसकी इफिशियंसी जो है वो डबल हो जाती है। टेम्परेचर ऑफ सोर्स बताओ, टेम्परेचर ऑफ सोर्स का मतलब क्या बोल रहा है ये? टी एच बताओ, ठीक है? टी एच पूछ रहा है, ठीक है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद देखो कि अगर ये बोल रहा है कि अगर देखो पहले वाली सिचुएशन है ईटा इक्वल टू 1/6 इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच, ऐसे लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था ऊपर, 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच है, ठीक है? अभी इसी को मैं टेम्परेचर के टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। देखो क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये आइडियल ही इंजन है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हो रहा है? तो हम इसका मतलब ये है कि इक्वेशन ये आ गई 1/6 इक्वल्स टू 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, ठीक है? ये मेरे पास पहली इक्वेशन तैयार हो गई, या फिर मैं एक काम करती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ टी एल अपॉन टी एच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। तो ये पहली इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है ना? ये TL/6, TL/TH इस साइड लेगा और ये इस साइड आ गया, तो 1 माइनस 1/6 तो 5/6 आ गया, किसके बराबर? TL अपॉन TH के। इतना हो गया। लेकिन अभी ये कह रहा है कि अगर अगर जो लो टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर है वो 62 से डिक्रीज कर जाता है, यानी कि 1 माइनस TL माइनस 62 अपॉन टी एच हो जाए, तो इफिशियंसी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, तो 2/6।
समझ गए क्या किया? यहीं पे तो लो टेम्परेचर आ रहा था, लो टेम्परेचर में से 62 कम हो गया है, तो इफिशियंसी 2/6 हो गई है, 2/6। तो यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस TL माइनस 62, या फिर ऐसे लिख दूं TL माइनस 62 अपॉन TH इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/6, यानी कि 6 में से 2 गया तो 4/6। ठीक है, क्या किया है, ये इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले जाओ, इस तरह से बस सॉल्व किया, और कुछ भी नहीं है खास इधर। ठीक है, उधर इधर देखो क्या आ जाएगा, TL अपॉन TH माइनस 62 अपॉन TH इक्वल्स टू 4/6 को मैं 2/3 लिख सकती हूँ। TL अपॉन TH भी इधर से देखा था 5/6 है, माइनस 62/TH। ठीक है, TH ही तो फाइंड करना है, 2/3। फिर उसके बाद यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं, 62/TH इज इक्वल्स टू 5/6 माइनस 2/3। ठीक है, अगर मैं इधर 6 रखूँ, ये 5 माइनस 4, तो ये क्या आ गया 1/6, क्या 62/TH। ओके, समझ रहे हो, TH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 62, यानी कि 376, सॉरी 376 नहीं 372, 372। ठीक है, 6 2 जा 12 और 36 होगा तो उसका 1। तो ये किस में आएगा, ऑब्वियसली ये केल्विन में आंसर आएगा। ये सारे टेम्परेचर जो होते हैं वो केल्विन में होते हैं, ऐसा केल्विन में तो आंसर है नहीं, तो इसमें अगर सेल्सियस में करूंगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, TH इक्वल्स टू 99 डिग्री सेल्सियस। कैसे, क्योंकि 273 माइनस कर दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, C इज द करेक्ट आंसर। समझ गए कैसे करना है? ठीक है, ये सिंपल सा था हमारा हीट इंजन। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो ये ऐसी ऐसी डिवाइस है जो हीट इंजन की जस्ट अपोजिट काम करती है। हीट इंजन क्या करता था, हाई टेम्परेचर से हीट लेता था और फिर वर्क में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, तो लेकिन ये क्या करता है, इस पे हमें वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर ये लो टेम्परेचर से हीट उठाता है और हाई टेम्परेचर की तरफ भेज देता है। तुम देखो ना, जो फ्रिज होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हम फ्रिज का प्लग लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमने वर्क किया किसके फॉर्म में, हमने उसे एनर्जी दी, किसके फॉर्म में दी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी दे दी। अब उसको, अब फ्रिज चालू हो गया, फिर फ्रिज क्या करता है, अपने अंदर से जो फ्रिज के अंदर जो बंद पोर्शन है, फ्रिज के अंदर जो बंद पोर्शन है जहां पे हम खाना वाना रख देते हैं, वो क्या हो गया, सिंक हो गया, वहां पे लो टेम्परेचर, वहां से हीट निकाल कर फ्रिज क्या करता है, रूम में फेंक देता है, तो रूम क्या हो गया, हाई टेम्परेचर वाली जगह हो गई, सोर्स, मतलब सोर्स नहीं कहेंगे, मतलब एक हाई टेम्परेचर वाली जगह हो गई जहां पर वो क्या कर रहा है, हीट को भेज रहा है। तो अब समझ गए, तो ये क्या हो गया कि द डिवाइस which works opposite to हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन वर्क करता था, हाई टेम्परेचर से हीट लेकर उसको हीट में वर्क में कन्वर्ट करता था, और ये क्या करेगा, हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, लो टेम्परेचर से हीट, और हीट वहां से निकालेगा, तो और हाई टेम्परेचर की जगह पे भेज देगा, तभी तो लो टेम्परेचर वाली चीज और कम टेम्परेचर पे पहुंचती जाती है, क्यों, क्योंकि वहां से हीट और निकाल ली जाती है। ठीक है, तभी तो ठंडा पे ठंडा होता चला जाता है ना। तो अब देखो क्या होगा, कि जैसे मैंने कहा कि ये मेरा वर्किंग सिस्टम हो गया, यानी कि यही तो मेरा क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, वर्किंग सिस्टम हो गया, ये क्या करेगा, हमारे यहाँ पे सिंक है, ठीक है, और ये सोर्स नाम दिया था मैंने इसे। ठीक है, ये हो गया मेरा सोर्स, ये हो गई मेरी सिंक। ठीक, अब क्या होगा, इसमें ये समझना है, तुम सोचो फ्रिज तुम्हारा कब चलता है, जब तुम उस पे वर्क करते हो, जब प्लग लगाते हो, तो सबसे पहले वर्क तुम्हें करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये लो टेम्परेचर से हीट उठाएगा और फिर हाई टेम्परेचर की तरफ भेज देगा। समझ रहे हो बात को, सिंपल सा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, W प्लस क्यू एल इक्वल्स टू क्यू एच ही तो है, सही बात है, ये हमने वर्क किया, जिसको उठा के हमने वर्क किया, सॉरी ये हमने वर्क किया, और ये क्यू एल, इन दोनों को लेके इसने ये क्या किया, हाई टेम्परेचर पे भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या टर्म यूज करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
बात तो वही है, इफिशियंसी कितनी है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या करते हैं, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे ईटा से रिप्रेजेंट किया था, इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम वही चीज है, तुम इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है कैसे पता करोगे, हम आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट मतलब जो हमें मिल रहा है, आखिर हम इस रेफ्रिजरेटर से चाहते क्या, हम इस रेफ्रिजरेटर से ये चाहते हैं कि ये कितना, जो ये सिंक से कितनी एनर्जी ले रहा है, तो यानी कि हीट कितनी ले रहा है तो क्यू एल अपॉन क्या करने पर, क्या हम दे रहे हैं इसको इनपुट, क्या दे रहे हैं, वर्क, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, बेसिक समझोगे तो समझ आ जाएगा। तो क्यू एल अपॉन डब्ल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम यहीं तक लिखेंगे और ज्यादा नहीं, वन के टर्म्स में नहीं लिख पा रहे हैं इसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है कि बीटा इक्वल्स टू क्यू एल अपॉन डब्ल्यू और क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि आइडियल रेफ्रिजरेटर हो, तो फॉर आइडियल रेफ्रिजरेटर, आइडियल रेफ्रिजरेटर, आइडियल रेफ्रिजरेटर के केस में क्या हो जाएगा, वही क्यू एल अपॉन क्यू एच जो है वो टी एल अपॉन टी एच के बराबर हो जाता है, इसीलिए हम बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एल अपॉन, सॉरी, हम इसी को क्या लिख सकते हैं, क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल कैन बी रिटन एज टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही सेम ऊपर वाले में हीट इंजन में भी हम कर सकते हैं। अब आते हैं कि रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा क्या है, बीटा ईटा में क्या रिलेशन है, तुम जानते हो बीटा क्या होता था, बीटा क्या था, अभी अभी तुमने ऊपर पढ़ा, ये देखो बीटा क्या था, क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल, ठीक है, क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल, और ईटा क्या था, ईटा क्या था, वन माइनस क्यू एच अपॉन क्यू एल, ठीक है, एक मिनट मैंने गलत किया क्या, क्यू एल अपॉन क्यू एच था, ठीक है, क्यू एल अपॉन क्यू एच, ठीक है, तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो गया, वन माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच, ये तो हो गए। अगर मैं अब इन दोनों को अगर तुम सॉल्व करोगे तो फाइनली हम लिख लेते हैं, तो वन माइनस ईटा अपॉन ईटा, इट इज द रिलेशन जो तुम्हें याद रखना है, आया कहाँ से, इसी में से कि ये वाली वैल्यूज जाके तुम इसमें उठा के पुट करोगे तो यही आंसर आएगा, जो कि तुम्हें याद रख लेना, बाई चांस जब भी ऐसे आएगा क्वेश्चन तो इससे कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा ये वाला, कि टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर, देखो मैंने अभी अभी तुम्हें फ्रिज वाला बात बताई थी, फ्रिज के अंदर जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं तुम्हें, जो हमारा होम फ्रिज होता है, होम फ्रिज, घर पे जो हमारा फ्रिज होता है उसमें इनसाइड पोर्शन जो है, इनसाइड फ्रिज, इनसाइड फ्रिज है ना, और रूम, इनसाइड फ्रिज हमारा क्या होगा, सिंक होगी, जो कि क्या है, लो टेम्परेचर पे है, वहीं से तो हीट उठाता है, ठीक है, और रूम किसकी तरह वर्क करेगा, सोर्स की तरह या रिजर्वायर की तरह, जैसे जो भी वर्ड यूज किया जाता है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, अब समझ गए, चलो अब देखो, टेम्परेचर और इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कि ये मेरे को क्या मिल गया, T2 डिग्री सेल्सियस, कितना क्या दे रखा है, टेम्परेचर इनसाइड, तो यानी कि ये मेरे को दे रखा है TL, ठीक है, TL मेरे को क्या दे रखा है, T2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखते जाना है साथ के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेल्सियस, तो इसको साथ लिख दो, रूम टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर वाला है जो T1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम, ठीक है, पहली बात, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम, तो अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम क्या चीज है, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू रूम क्या है, पहली तो ये समझना है ना, एक्चुअली बात तो यही होती है ना, कि हमें वर्ड ही नहीं समझ में आते हैं, डिलीवर्ड टू रूम ये चीज क्या है, क्यू एच, क्यू एच ही तो हीट दे रहा है ना, क्यू एच हीट ही तो वो सप्लाई कर रहा है, मैंने क्या बोला था कि रूम को कितनी एनर्जी हीट दे रहा है, रूम क्या है, हाई टेम्परेचर पे जो सोर्स की तरह काम कर रहा है, ये रहा, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे भाई, क्यू एच हीट
दे रहा है ये, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम अपॉन कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की है, ये चीज मुझे बताना है। ओके, तो ये तो मुझे फाइंड करना है। अब हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल, लेकिन यहाँ पे तो क्यू एच क्यू एल के बारे में बात ही नहीं की है, टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है। तो टी एल के टर्म्स में लिख लेंगे टी एच माइनस टी एल, ठीक है। अब देखो तुम जरा, ठीक है, अब देखो ये क्या कर लेंगे हम भाई, इसको क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल जो है, इसको जरा हमें ये वाली फॉर्मेट लेके आते हैं। अच्छा ये देखो, ये पहले तो ये देखो यहाँ पे वर्क था ये, ठीक है, ये था। अब क्यू एल को तुम्हें रिप्लेस करना है, क्यू एल को क्या लिख सकते हो, हमें जानते हैं कि क्यू एच इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू प्लस क्यू एल। तो क्यू एल इज इक्वल टू हो सकता है क्यू एच माइनस डब्ल्यू, एच माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू हो गया। और टी एल लो टेम्परेचर वाला क्या था, T2 डिग्री सेल्सियस में है तो 273 ऐड कर देंगे, अपॉन नीचे तो माइनस ही हो रहा है, माइनस में तो 273 ऐड करने ना करना बराबर ही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो टी एच यानी कि T1 माइनस T2, ठीक है। अब ये क्यू एच अपॉन डब्ल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2, ये हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, एक मिनट, इधर आ जाते हैं, क्यू एच अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 उस साइड प्लस में जाएगा, ठीक है, T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2 प्लस 1। जब तुम इसे प्लस करोगे तो फिर क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो T1 प्लस T2, T1 माइनस T2 एलसीएम ले लोगे, और ये T2 प्लस 273, और ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है इसका मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, T1 माइनस T2 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्यू एच अपॉन डब्ल्यू तुम्हारा क्या आ जाता है, T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। अब तुम देखो हमारे पास बीच में ये वाला आंसर भी आया था T2 प्लस 273, और यहाँ पे ये आंसर भी आया T1 प्लस 273, T1 प्लस 273 वाला भी ऑप्शन है, T2 प्लस 273 वाला भी ऑप्शन है, तो कंफ्यूज करने के पूरी कोशिश की गई थी, ठीक है। लेकिन तुम्हें ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन क्या है, कार्नोट इंजन ही हीट इंजन है, बस कार्नोट इंजन जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब हीट इंजन जो है वो, देखो मेरी बात समझो, हीट इंजन का मतलब ये है कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी पॉसिबल है, नॉर्मली प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिसकी इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। कार्नोट इंजन वो हीट इंजन है जो कि हमने थ्योरेटिकली मान लिया है और जिसकी इफिशियंसी 100% है, ठीक है, बस इतना डिफरेंस और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इसलिए जब भी कार्नोट इंजन आए हीट इंजन की तरह ही सॉल्व कर लो। कार्नोट इंजन हैविंग द एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज हीट इंजन, मतलब कार्नोट इंजन है जिसकी इफिशियंसी 1/10 है और उसको एज हीट इंजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, मतलब ये समझ लो कि तुम्हारे पास हीट इंजन है जिसकी इफिशियंसी है 1/10, ठीक है, इसको यूज किया जा रहा है रेफ्रिजरेटर की तरह। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन कब किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के केस में किया जाता है, तो 1/10 जो है ये, तो ये क्या होगा, 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच होगा, ये इतना अपना फॉर्मूला लिख के रखो, ये किसके केस में होता है, ये हीट इंजन के केस में होता है, हीट इंजन के केस में, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर, ये चीज क्या है, ये क्या चीज है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यूएल के बारे में बात कर रहे हैं, किसके केस में, रेफ्रिजरेटर के केस में, और ये वर्क डन करा गया है किसके केस में, ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर के केस में करते हैं ना वर्क डन, तो रेफ्रिजरेटर के केस में हम क्या लिखते हैं, रेफ्रिजरेटर के केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू कितनी उसने लो टेम्परेचर से हीट उठाई और कितना हमने वर्क किया, यही तो हम लिखते हैं, ठीक है। फिर क्यू एल तो हमें पता करना है,
तो QL को ऐसे ही रहने दो, W हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 जूल हमने वर्क किया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या हमें कोई क्लू मिल रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले से कैसे लिंक करें। अब जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि कार्नोट इंजन वो होता है जो कि आइडियल है, तो भाई आइडियल में क्या होता है, QL अपॉन QH जो है वो TL अपॉन TH के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यही इसका मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं 1/10 इज इक्वल टू 1 माइनस TL अपॉन TH, क्योंकि देखो यही हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर की तरह यूज किया जा रहा है, तो क्या चीज सेम रहेगी, उसकी लोड, उसका जो सिंक है उसका टेम्परेचर और सोर्स का टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, तो ये चीज हम यहाँ से निकाल लेते हैं। TL अपॉन TH इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/10 यानी कि 9/10, और ये जाके हम क्या कर लेंगे भाई, उसमें पुट कर देंगे, क्योंकि अगेन सेम वही बात है, कार्नोट इंजन वाली बात है, तो हम क्या कर लेंगे, अब जानते हैं हम, देखो हम जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू QL अपॉन W है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, QL अपॉन QH माइनस QL, और इसको क्या लिख सकते हो, TL अपॉन TH माइनस TL, है ना, ऐसे करके लिख सकते हो ना। अल्टीमेटली तुम QL की जगह पे TL लगा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज है। तो देखो भाई अपना इधर देखते हैं, इसको इधर से सॉल्व करते हैं, तो QL अपॉन 10 इज इक्वल टू TL की जगह पे तुम देखो यहाँ से TL उठाओ, यहाँ से TL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9TH बाई 10, यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.9TH, दिख रहा है, नीचे लिखा है मैंने, देखो दिख रहा है ना 0.9TH, नीचे की साइड देखना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, अब मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो TL की जगह पे मैं लिख देती हूँ 0.9TH, और फिर इधर TH ऐसे ही रहने दो, माइनस TL की जगह अगेन 0.9TH, ठीक है, ऊपर 0.9TH आ जाएगा और नीचे 0.1TH, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो हमारा देखो QL इज अपॉन 10 इज इक्वल टू 9, TH से TH कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो QL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 जूल, ठीक है। तो जब एक हीट इंजन ही रेफ्रिजरेटर की तरह यूज किया गया है, तो इसका TL अपॉन TH उठा के इसके TL अपॉन TH के इक्वल रख दिया है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए इज द करेक्ट आंसर। देखो 2017 में भी आया, 2015 में भी आया, ठीक है, तो रिपीट हुआ, सेम डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके देन हम आगे देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में जो चीजें लिखी हैं वो पहले लिखी है, थ्योरेटिकल है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो एनी हीट इंजन या फिर रेफ्रिजरेटर कैनॉट हैव द 100% इफिशियंसी, किसी की 100% इफिशियंसी नहीं हो सकती है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। तो केल्विन और प्लैंक स्टेटमेंट, एसी को उन्होंने, केल्विन और प्लैंक थे, उन्होंने थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया, उन्होंने कह दिया कि कोई भी ऐसी प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए सोर्स से और पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाए वर्क में। किसके बारे में बात कर रहा है, हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन, चलो वापस चलते देखते हैं क्या बोल रहा है, कि भाई ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है कि आप यहाँ सोर्स से सारी की सारी जो हीट आपने एब्जॉर्ब करी है वो सारी की सारी आप इधर वर्क में कन्वर्ट कर दो और कुछ भी मतलब QL 0 हो जाए। QL 0 होगा तभी तो 100% इफिशियंसी आएगी, ईटा 100% होगा। QL 0 होने पर देखो यहाँ पे QL 0 होगा तो ये हट जाएगा, तो QH 1 से 1, ये QH से QH कट जाएगा, तो ईटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यानी कि इफिशियंसी 100% हो गई। तो QL 0 हो ही नहीं सकता, मतलब सारी की सारी हीट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, वेस्ट तो होगी ही, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इन्होंने थोड़ा और मॉडिफाई करके हीट इंजन के टर्म्स में समझाया। ऐसी क्लॉसियस स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है जिसमें हीट ट्रांसफर हो जाए, कहाँ, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अपने आप हीट ट्रांसफर हो जाए बिना बाहर से वर्क करे। जैसे मैं रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का प्लग लगाऊं ही नहीं, फ्रिज में लाइट डालू ही नहीं, तो क्या वो अपने आप ठंडा कर देगा अंदर के मटेरियल को, नहीं करेगा ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज है, यही ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल मतलब कार्नोट इंजन की वर्क को बताती है। कार्नोट इंजन क्या है, जो कि आइडियल हीट इंजन वाली बात थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बस ये समझ लो कि जो हीट इंजन हो रहा है हमारा उसी की चीज है। सबसे पहले क्या होता है, आइसोथर्मल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ है मेरा,
आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, ये हुआ है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब तुम इस चीज को बस इस तरह से ही समझ लो और कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। और यहाँ से ये इस तरह से जा रहे हैं वापस से, साइक्लिक प्रोसेस रहती है, एंड दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। अब देखो जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था उसी वक्त इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वो जो हीट एब्जॉर्ब होती है सोर्स से, हाई टेम्परेचर वाले सोर्स से जो हीट एब्जॉर्ब होती है, वो कब जब एब्जॉर्ब हो रही होती है तब कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है तो इसी में से हीट बाहर रिलीज होती है, दैट इज QL, ठीक है, वही QL जो अभी बताया था। फिर उसके बाद बात करते हैं, यहाँ से ये वापस से उधर जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस होनी है ना, ठीक है, तो ये यहाँ पहुंच गया। अब ये क्या चीज है, थोड़ी सीधी लाइन लग रही है, एक्चुअली सीधी नहीं होगी क्योंकि कर्व तो आएगा ही ना, क्योंकि ये एडियाबैटिक तो होना है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का कर्व है, मतलब ये कर्व हमने दिखा दिया। ये चीज क्या है मेरी, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेसेस में तो कोई भी हीट एब्जॉर्ब और रिलीज होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि भाई वो एडियाबैटिक की प्रोसेस है, एडियाबैटिक में तो हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही खेल है सारा का सारा, और हमने जो इसका जो अंदर एरिया आएगा, दिस एरिया इज द वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम बीटा देखोगे तो क्या लिखोगे, बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, QH अपॉन W, और W कहाँ से आएगा, W कहाँ से आता है, इसके एरिया से, ठीक है। तो बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि कार्नोट साइकिल में जो 4 स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और तो कुछ है नहीं है, सच ज्यादा क्वेश्चन इस पे बेस्ड ऐसे नहीं आते हैं, है ना। जो क्वेश्चंस आते हैं जिस तरह से मैंने बताया वो वाले क्वेश्चंस आते हैं जो अभी ऊपर सॉल्व करवाए थे, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये वाले जो फॉर्मूले हैं, एक ये वाले पेज पे और ये वाले फॉर्मूले और ये फॉर्मूले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार ट्राई करना अपने हीट इंजन रेफ्रिजरेटर पे बेस्ड क्वेश्चन, और हमारा थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। थर्मल फिजिक्स का कैलोरीमेट्री ये वाला पार्ट रह गया है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ओके, टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस, लीव योर कमेंट्स एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चन। बाय बाय।